हेलो डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम प्रोसेसर को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोसेसर क्या है। प्रोसेसर क्या है? प्रोसेसर कंप्यूटर का एक बहुत ही प्रमुख अंग है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि कंप्यूटर के भीतर हो रही सारी गतिविधियों की खबर इसके पास होती है, यानी प्रोसेसर ही सारी गतिविधियों को मॉनिटर करता है। यूँ कहें तो यही इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, यानी प्रोसेसर ही कंप्यूटर में होने वाली सारी गतिविधियों को कंट्रोल करता है। ये एक समय में ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशन को प्रोसेस कर सकता है। एक अच्छी क्वालिटी का प्रोसेसर हो तो वह एक सेकंड में ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशन को प्रोसेस कर सकता है। इस वीडियो के माध्यम से हम निम्नलिखित चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, जैसे व्हाट इज प्रोसेसर यानी प्रोसेसर क्या है, हिस्ट्री ऑफ प्रोसेसर, प्रोसेसर का इतिहास क्या है, वर्क ऑफ प्रोसेसर और सीपीयू, प्रोसेसर और सीपीयू दोनों एक ही चीज़ है। प्रोसेसर को ही सीपीयू कहा जाता है या सीपीयू को ही प्रोसेसर कहा जाता है। तो वर्क ऑफ प्रोसेसर और सीपीयू यानी सीपीयू और या प्रोसेसर का क्या काम है। टाइप्स ऑफ प्रोसेसर, प्रोसेसर के प्रकार। व्हाट इज़ क्लॉक स्पीड इन प्रोसेसर, प्रोसेसर में क्लॉक स्पीड क्या होता है। व्हाट इज़ कोर इन प्रोसेसर्स, प्रोसेसर्स में कोर क्या होता है। हाउ वर्क्स प्रोसेसर, प्रोसेसर कैसे काम करते हैं। और लास्ट में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में अपने जो भी पढ़ा है उसको एक बार शॉर्ट में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोसेसर क्या है। प्रोसेसर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच हो रही इंटरप्रिटेशन को समझता है और उसे प्रोसेस करके यूज़र को आउटपुट देता है। ये सारे डिवाइसेस के अंदर होता है, जैसे मोबाइल, टैबलेट्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स इत्यादि। इसे सीपीयू के नाम से भी जाना जाता है, यानी प्रोसेसर को ही सीपीयू के नाम से भी जाना जाता है। ये दिखने में एक स्क्वायर शेप्ड यानी कुछ इस प्रकार का दिखता है, जिससे कि कई मेटालिक शॉर्ट और राउंडेड कनेक्टर्स नीचे निकले हुए होते हैं। यानी इस प्रोसेसर के नीचे कई सारे कनेक्टर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ आपको डॉट डॉट दिख रहा है, ये वाला जो डॉट डॉट है। इसी प्रकार से नीचे ये तो प्लेन है, लेकिन नीचे कुछ निकले हुए भाग होते हैं जो कि मदरबोर्ड से कनेक्ट होते हैं। इसे सीपीयू के सॉकेट में ही अटैच किया जाता है, यानी मदरबोर्ड में जहाँ पर सीपीयू को कनेक्ट करने के लिए एक सॉकेट दिया जाता है, वहीं पर इसको कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद है सीपीयू क्या करता है। सीपीयू बेसिकली 3 बेसिक काम करता है। पहला, ये इन्फॉर्मेशन को लेता है। दूसरा, ये उस पर कुछ ऑपरेशन करता है। और तीसरा, कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट देता है। यानी सीपीयू का मुख्य कार्य यही होता है, यूज़र से इनपुट लेता है, उसे प्रोसेस करता है और कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट प्रदान कर देता है यूज़र को। ये मुख्य काम है सीपीयू का। लेकिन इन 3 प्रोसेस को करने के लिए इसे कुछ की कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है, जिसमें पहला है एएलयू। एएलयू का फुल नेम होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। यह यूनिट बाइनरी में सब्ट्रैक्शन और एडिशन को करते हैं। इसके साथ सीपीयू की मदद के लिए वो कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस भी करते हैं, जैसे एंड, नॉट और। ये तीनों लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जिनकी मदद से मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है। यानी जब भी कंप्यूटर को कैलकुलेशन या मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना होता है तो उसके लिए एएलयू ही रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल सर्किट डेटा ट्रैफिक को सीपीयू से स्लोअर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के तरफ डायरेक्ट करते हैं, ताकि ट्रैफिक का आदान प्रदान हो सके। उसके बाद है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट डेटा के फ्लो को मॉनिटर करता है, यानी जो डेटा का फ्लो होता है उसको मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट ही इसको कंट्रोल करता है। उसके बाद हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ सीपीयू, यानी सीपीयू के प्रकार। यहाँ पे कुछ सीपीयू के प्रकार के डायग्राम दिए गए हैं, जैसे यह एक डुअल कोर सीपीयू है, यह एक क्वाड कोर सीपीयू है, यह एक सीपीयू चिप है जो सिंगल सीपीयू चिप है, यह 6 कोर सीपीयू है, यह 8 कोर सीपीयू है, यह मल्टीपल कोर सीपीयू है। पिछले कुछ वर्षों में सीपीयू के कई प्रकार की आविष्कार हो चुकी है। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे रिक्वायरमेंट के अनुसार नए नए सीपीयू आते गए। पहले प्रोसेसर को पहचानने के लिए नंबर का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे उदाहरण के तौर पर इंटेल 80486 प्रोसेसर बहुत ही ज़्यादा तेज़ है प्रोसेसर 80386 से। जब से इंटेल ने पेंटियम प्रोसेसर को निकाला है तब से प्रोसेसर्स के नाम कुछ इस प्रकार से आते हैं, जैसे एथलॉन, ड्यूरॉन, पेंटियम और सेलेरॉन। पेंटियम जो प्रोसेसर है उसको कोड में हम जानें तो इसका कोड नेम होता है 80586, यानी पेंटियम प्रोसेसर को ही
इंटेल 80586 कहा जाता है। आजकल तो नाम के साथ साथ इनकी आर्किटेक्चर भी बदल गई है। आमतौर पर अब 2 ही प्रकार के आर्किटेक्चर वाले प्रोसेसर का इस्तेमाल काफ़ी किया जाता है, जैसे 32 बिट और 62 बिट आर्किटेक्चर वाले प्रोसेसर। इन आर्किटेक्चर्स की बदौलत अब प्रोसेसर की स्पीड और कैपेबिलिटीज़ भी काफ़ी बढ़ गई हैं। यानी वर्तमान में जो प्रोसेसर आते हैं वो 2 आर्किटेक्चर बेस्ड प्रोसेसर आते हैं, जिसमें पहला है 32 बिट आर्किटेक्चर वाले प्रोसेसर और दूसरा है 64 बिट आर्किटेक्चर वाले प्रोसेसर्स। इन आर्किटेक्चर बेस्ड प्रोसेसर के बदौलत ही प्रोसेसर की स्पीड और कैपेसिटीज़ काफ़ी बढ़ गई हैं। जैसे AMD ऑप्टेरॉन सीरीज़, इंटेल इटेनियम सीरीज़, जेनॉन सीरीज़ वाले प्रोसेसर को सर्वर और हाई एंड स्टेशन में इस्तेमाल किया जाता है। और अगर बात की जाए छोटे डिवाइसेस जैसे स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, तो इनमें ARM प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रोसेसर आमतौर से साइज़ में छोटे होते हैं और इन्हें कम पावर की आवश्यकता होती है और ये बहुत ही कम हीट पैदा करते हैं। जैसे सर्वर और हाई एंड स्टेशंस के लिए AMD ऑप्टेरॉन सीरीज़, इंटेल इटेनियम और जियोन सीरीज़ वाले जो हाई लेवल के प्रोसेसर्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं। और स्मार्टफोन्स वगैरह के लिए, स्मार्टफोन टैबलेट्स वगैरह के लिए हम ARM प्रोसेसर का यूज़ करते हैं। ये जो ARM प्रोसेसर्स होते हैं ये साइज़ में छोटे होते हैं, कम पावर लेते हैं और बहुत ही कम हीट पैदा करते हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड क्या होती है। इस क्लॉक स्पीड को क्लॉक रेट और प्रोसेसर स्पीड भी कहा जाता है। क्लॉक स्पीड उस स्पीड को कहा जाता है जिस स्पीड से माइक्रो प्रोसेसर प्रत्येक इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं। यानी माइक्रो प्रोसेसर किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में जितना समय लगाती है उसी को उसका क्लॉक स्पीड कहा जाता है। CPU को प्रत्येक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए एक फिक्स्ड नंबर ऑफ क्लॉक टिक्स या साइकिल्स की ज़रूरत होती है। इसलिए जितनी फास्टर आपकी क्लॉक रेट होगी उतनी ही फास्टर आपकी CPU भी होगी, या उतना ही जल्दी से आपका प्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर पाएगा। यानी अगर CPU की क्लॉक स्पीड आपकी अच्छी है तो वो प्रोसेसर भी आपका अच्छा एग्जीक्यूट करेगा किसी भी इंस्ट्रक्शन को, यानी जल्दी से एग्जीक्यूट कर लेगा। अगर उसकी क्लॉक स्पीड कम है तो वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में काफ़ी, यानी कहने का अर्थ ये है यदि आपके प्रोसेसर का क्लॉक स्पीड ज़्यादा है तो वो किसी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने में कम समय लगाएगा, जबकि अगर क्लॉक स्पीड कम है तो वह किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में ज़्यादा समय लगाएगा। क्लॉक स्पीड का बेसिकली मतलब ये है कि आपका जो प्रोसेसर है वो किसी इंस्ट्रक्शन को कितने समय में एग्जीक्यूट करता है। जितने समय में वो आपके इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है उसको उस प्रोसेसर का क्लॉक स्पीड कहा जाता है। क्लॉक स्पीड्स को मेगाहर्ट्ज़ में मापा जाता है। 1 मेगाहर्ट्ज़ का मतलब है 1 मिलियन साइकिल्स पर सेकेंड, यानी 1 मिलियन साइकिल्स पर सेकेंड को 1 मेगाहर्ट्ज़ कहा जाता है। या फिर इसको गीगाहर्ट्ज़ में मापा जाता है, जिसमें 1 गीगाहर्ट्ज़ का मतलब है 1000 मिलियन साइकिल्स पर सेकेंड। एक जनरल सेंस में कहें तब जितनी ज़्यादा CPU की स्पीड होगी उतनी ही बेहतर आपका कंप्यूटर परफॉर्मेंस करेगा। दूसरे कंपोनेंट्स जैसे कि रैम, हार्ड ड्राइव, मदरबोर्ड और नंबर ऑफ प्रोसेसर्स कोर्स जैसे कि डुअल कोर, क्वाड कोर इत्यादि के ऊपर भी कंप्यूटर स्पीड निर्भर करती है। यानी ऐसा बात नहीं है कि यदि आपका प्रोसेसर अच्छा है तो कंप्यूटर का जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगा। उसके बाकी सारे हार्डवेयर पर भी डिपेंड करता है इसकी स्पीड कैसी होगी। ये CPU स्पीड से पता चलता है कि वह कितने कैलकुलेशंस पर सेकेंड में कर सकता है। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ज़्यादा कैलकुलेशंस वो परफॉर्म कर सकता है, जैसे आपका कंप्यूटर और भी फास्टर रन करेगा। मार्केट में अलग अलग ब्रांड्स के कंप्यूटर प्रोसेसर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि इंटेल और AMD, लेकिन वे सभी समान CPU स्पीड स्टैंडर्ड को पालन करते हैं, जिससे ये पता चल सके कि कौन सा प्रोसेसर कितने स्पीड में रन करता है। उसके बाद हमें पढ़ना है प्रोसेसर में कोर क्या होता है। प्रोसेसर में अनेक कैपेसिटी के अनुसार अलग अलग कोर होते हैं। एक सामान्य प्रोसेसर में सिंगल कोर होता है, यानी कि वो सिंगल CPU होता है। वहीं डुअल कोर की बात करें तो इनमें 2 समान फ्रीक्वेंसी वाले प्रोसेसर सर्किट लगे होते हैं। ये सिंगल प्रोसेसर की तुलना में डबल स्पीड से काम कर सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से, क्योंकि इनमें सिंगल CPU की जगह 2 सिंगल CPU लगे होते हैं जो कि सेम फ्रीक्वेंसी के होते हैं। फ़िलहाल मार्केट में अब बहुत से अलग अलग कोर प्रोसेसर उपलब्ध हैं, जैसे कि डुअल कोर प्रोसेसर, इसमें 2 कोर लगे होते हैं। क्वाड कोर प्रोसेसर, इसमें 4 कोर लगे होते हैं।
हेक्सो कोर प्रोसेसर जिसमें 6 कोर लगे होते हैं। ऑक्टा कोर प्रोसेसर, इसमें 8 कोर लगे होते हैं। उसके बाद है डेका कोर प्रोसेसर, इसमें 10 कोर लगे होते हैं। जिस प्रोसेसर में जितना कोर अधिक होता है वह उतना ही सफलतापूर्वक मल्टीटास्किंग को पूर्ण रूप से कर सकता है। यानी किसी प्रोसेसर में जितने अधिक कोर लगे होंगे उतना ही अधिक वो एफिशिएंसी से काम कर सकता है और वो मल्टीटास्किंग भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। यहाँ पर जो डुअल है, डुअल का मतलब होता है 2, क्वाड का मतलब होता है 4, हेक्सो का मतलब होता है 6, ऑक्टा का मतलब होता है 8 और डेका का मतलब होता है 10। तो डुअल कोर में 2 कोर लगे होते हैं, क्वाड कोर में 4 कोर लगे होते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी के 4 कोर होते हैं। हेक्सो कोर में सेम फ्रीक्वेंसी के 6 कोर लगे होते हैं। उसी प्रकार ऑक्टा कोर और डेका कोर में भी 8 और 10 कोर लगे होते हैं जो कि सेम फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। यहाँ पर प्रोसेसर को समझने के लिए एक चार्ट दिया गया है जिसमें यहाँ पर कोर i3 जो कि इंटेल का प्रोसेसर होता है उसको दिया गया है, कोर i5 है और कोर i7 है। कोर i3 में 2 कोर लगे होते हैं जबकि i5 में 4 कोर होते हैं और i7 में भी 4 कोर होते हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करें तो i3 जो प्रोसेसर है वो 3.4 से 4.2 गीगाहर्ट्ज़ पर काम करता है। कोर i5 जो है वो 2.4 से 3.8 गीगाहर्ट्ज़ पे काम करता है और कोर i7 2.9 से 4.2 गीगाहर्ट्ज़ पे काम करता है। इनमें कैश की बात करें तो i3 में कैश जो होता है वो 3 से 4 MB होता है, i5 में 6 MB तक होता है और i7 में ये 8 MB होता है। आगे है प्रोसेसर कैसे काम करता है। प्रोसेसर के डिज़ाइन आमतौर से काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं और ये कंपनी से कंपनी बहुत वेरी करते हैं। यानी अगर 2 अलग अलग कंपनी के प्रोसेसर हैं तो वो दोनों बहुत ही अलग होते हैं। यहाँ तक कि इनकी जो मॉडल है दूसरे से काफ़ी अलग होती है। अभी मार्केट में 2 कंपनी जैसे इंटेल और AMD के प्रोसेसर काफ़ी डिमांड में हैं। यानी फ़िलहाल मार्केट में अभी 2 ही कंपनीज़ के प्रोसेसर ज़्यादा चलते हैं, इंटेल और AMD के। ये 2 कंपनी हमेशा यही कोशिश में लगे रहते हैं कि कैसे प्रोसेसर की परफॉर्मेंस को ज़्यादा बेहतर बनाएं कम जगह और एनर्जी इस्तेमाल करके। यानी ये दोनों कंपनियां हमेशा कोशिश करती हैं कि एक एफिशिएंट और फास्ट प्रोसेसर बनाया जाए जिसका साइज़ भी छोटा हो और वो पावर भी कम कंज्यूम करे। लेकिन इतनी सारी आर्किटेक्चर डिफरेंसेस के होने के बावजूद भी प्रोसेसर को मुख्य रूप से 4 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और तभी जाकर वे इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकते हैं। ये 4 प्रोसेस निम्नलिखित हैं जैसे फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट और राइट बैक। यहाँ पर ये चारों प्रोसेस दिए गए हैं, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट और राइट बैक। ये चारों प्रोसेस किसी भी प्रोसेसर को हर हाल में करना होता है किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं फेच क्या है। तो फेच जैसे कि इसका मतलब है किसी चीज़ को लाना। यहाँ प्रोसेसर कोर इंस्ट्रक्शन को रिट्रीव करता है जो कि वेटिंग में रहते हैं किसी मेमोरी में। यानी फेच का जो काम है वो किसी मेमोरी में या वेटिंग में पड़े हुए प्रोसेस को CPU को पहुँचाना है। पर आजकल के मॉडर्न प्रोसेसर में यूजुअली वे इंस्ट्रक्शंस पहले से ही वेट कर रहे होते हैं प्रोसेसर कैश में। यानी आजकल जो मॉडर्न प्रोसेसर आ चुके हैं उनमें प्रोसेसर में ही एक कैश मेमोरी दे दिया जाता है जिसमें कि जो प्रोसेसर आगे एग्जीक्यूट होने वाला है वो पहले से ही आके उसमें वेट कर रहा होता है, जिससे कि उसकी इफ़िशियंसी बढ़ जाती है और काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। प्रोसेसर में एक एरिया होता है जिसे प्रोग्राम काउंटर कहा जाता है जो किसी बुकमार्क की तरह काम करता है, जो प्रोसेसर को ये बात सूचित करता है कि कहाँ लास्ट इंस्ट्रक्शन ख़त्म हुई और कहाँ नेक्स्ट वाली शुरू होने वाली है। दूसरा है डिकोड। एक बार इंस्ट्रक्शंस फेच हो गई तब नेक्स्ट प्रोसेस है उसे डिकोड करना। एक इंस्ट्रक्शन में प्रोसेसर कोर के कई एरिया होते हैं जैसे अर्थमेटिक और जिन्हें प्रोसेसर कोर को पहचानना पड़ता है। यानी एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोसेसर कोर के कई सारे एरिया होते हैं जिनको काम करना पड़ता है। अगर प्रोसेस में अर्थमेटिक का कैलकुलेशन है तो उसके लिए उसको अलग एरिया में भेजा जाएगा, अर्थमेटिक यानी ALU में भेजना पड़ेगा। अगर उसमें लॉजिकल चीज़ है तो उसको फिर लॉजिकल ऑपरेशन कराना पड़ेगा। उसी प्रकार से इसको बताया गया है कि उसको अपना एरिया पहचानना पड़ेगा और वहाँ पर उसको भेजना पड़ेगा, तब जाके वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है। सभी पार्ट में कुछ ऐसा ही होता है जिसे ऑपकोड कहते हैं। ऑपकोड प्रोसेसर को यह बताता है कि क्या करना है उस इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करके। एक बार प्रोसेसर ये पहचान ले कि उसे क्या करना है तब वह अपने आप ही सारी चीज़ें कर लेता है।
यानी किसी इंस्ट्रक्शन को समझने के लिए ऑपकोड ज़रूरी होता है, जो कि प्रोसेसर को बताता है कि उस इंस्ट्रक्शन को कैसे इस्तेमाल करना है या उस इंस्ट्रक्शन को इस्तेमाल करके उसे क्या करना है। एक बार जब प्रोसेसर ये पहचान लेता है कि उस प्रोसेस को कैसे हैंडल करना है या कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद वो सारी चीज़ें खुद ही कर लेता है। तीसरा है एग्जीक्यूट। इस स्टेप में प्रोसेसर को पता होता है उसे क्या करना होता है, यानी जब ऑपकोड ये बता देता है प्रोसेसर को क्या करना है या कैसे करना है, तब उसको एग्जीक्यूट करना होता है, जो कि प्रोसेसर को पहले से ही पता होता है कि एग्जीक्यूट कैसे करना है, और तब प्रोसेसर ऑटोमेटिकली उस कार्य को कर लेता है। यहाँ एक्चुअली में क्या होता है, ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि इसमें प्रोसेसर कोर का कौन सा एरिया यूज़ में आता है और इसमें क्या इन्फॉर्मेशन डाला जाता है। उदाहरण के तौर पे प्रोसेसर किसी अर्थमेटिक ऑपरेशन करने के लिए ALU का इस्तेमाल करता है। माने कि ये ऑपरेशन ALU के भीतर ही होता है। ये यूनिट दूसरे इनपुट और आउटपुट से जुड़ा होता है ताकि ये अपने काम को आसान कर सके और फाइनली हमें हमारा रिजल्ट सही समय पर दे सके। इस चीज़ को हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस की थी कि प्रोसेसर में कई सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे उसमें आगे एग्जीक्यूट होने वाले प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है, जिसे कैश कहते हैं। ALU होता है, MU होता है, CU होता है। तो प्रोसेस में जिस चीज़ की डिमांड होती है उसको प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद है राइट बैक। ये अंतिम स्टेप भी कहा जा सकता है, जैसा कि इसका नाम है। इसका काम भी समान है, जो कि अंत में पहले किए गए तीनों कार्य का रिजल्ट मेमोरी को प्लेस करता है। ये पता करना कि आखिरी में आउटपुट गया कहाँ, ये डिपेंड करता है कि उस समय कौन सी एप्लीकेशन रन हो रही है। यानी आउटपुट कहाँ पे जा रहा है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा एप्लीकेशन ऑन था या चल रहा था। पर यह आमतौर से प्रोसेसर के रजिस्टर में ही होता है, क्योंकि इसकी ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा होती है। तो क्विक एक्सेस के लिए इसे यहाँ रखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी फाइल पे काम कर रहे हैं, उसको जब आपने कंप्लीट करने के बाद सेव कर लिया मेमोरी में, तो वो मेमोरी में सेव हो जाता है, लेकिन अभी भी वो प्रोग्राम आपके प्रोसेसर में चल रहा होता है। वो रैम पे लोड होता है और प्रोसेसर में चल रहा होता है, जिसका कुछ पार्ट अभी प्रोसेसर पे ही चल रहा होता है। तो क्विक एक्सेस के लिए वो अपने पास ही अभी फाइल को रखता है। जब आप उसको क्लोज करते हैं तब वो अपने प्रोसेसर से हटा देता है उसको, लेकिन जब आप फिर से उसको ओपन कीजिएगा तो उसके डेटा को वो अपने पास रखेगा ताकि क्विक एक्सेस हो पाए। इस पूरे प्रोसेस को इंस्ट्रक्शन साइकिल कहा जाता है। जैसे जैसे हम तरक्की कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारे पास और भी बेहतर प्रोसेसर आ रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट, पावरफुल और एफिशिएंट होते हैं। CPU को कुछ इस प्रकार से बनाया गया है कि ये कार्य को डिवाइड कर देता है ताकि इसे जल्दी से जल्दी प्रोसेस कर सके, और नए आविष्कारों से ये बिल्कुल संभव भी लगता है। यानी प्रोसेसर को इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है जैसे कि डुअल कोर हो गया। पहले सिंगल चिप था, उसमें प्रोसेस अटक अटक के चलता था क्योंकि उसमें एक ही कोर था, उसमें मल्टीटास्किंग पॉसिबल नहीं था। लेकिन जब डुअल कोर आया तो उसमें सेम फ्रीक्वेंसी के 2 चिप लगा दिए गए, जिससे कि वो अपने काम को बांट सके। फिर क्वाड कोर आया, जिसमें कि 4 कोर लग गए, तो अब चारों जगह पे वो अपने प्रोसेस को बांट लेता था, जिससे कि उसे काम करने में आसानी होती थी। लेकिन अभी तो ऑक्टा कोर या डेका कोर भी आ गया है, जिसमें कि 8 या 10 प्रोसेसर होते हैं, 8 या 10 कोर होते हैं प्रोसेसर के, तो उसको काम करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। तो आपको यह लेख प्रोसेसर क्या है और कैसे काम करता है कैसा लगा, हमें कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी आपके विचारों से कुछ सीखने और सुधारने का मौका मिले। मेरे इस वीडियो के प्रति अपनी प्रसन्नता और उत्सुकता को दर्शाने के लिए कृपया इस पोस्ट को अपने सोशल मीडिया नेटवर्क्स जैसे कि फेसबुक, ट्विटर इत्यादि पर शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।